ज्यादातर उन नोमैडिक दलित कम्युनिटियों के पास रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि वो नोमैड थे, इधर से उधर जाते थे, तो घर उन्होंने बसाए नहीं, तो आज भी वो तंबुओं में रहते हैं। व्यापार या कृषि करने के लिए कोई जमीन नहीं है, और यहां तक कि जब वो मर जाते हैं तो मर जाने के बाद वो उनके दाह संस्कार या दफनाने के लिए भी जमीन नहीं है। आपको सैकड़ों गांव ऐसे मिलेंगे जहां पर कुछ कम्युनिटियां, कालबेलिया जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, ऐसी कम्युनिटियों के लोग जिंदा और मुर्दा एक साथ रहते हैं। वो जो तंबू, वो जो पूरा डेरा लगा के रखते हैं, उसी के नीचे उनका मुर्दा भी गड़ा रहता है और उसी के ऊपर वो लोग रहते हैं। अगर वो सार्वजनिक जमीनों पे अपने मुर्दों को गाड़ दें तो लोग जैसी भी ला करके और लाशों को निकालते हैं, और जब भी उनके यहाँ कोई भी मर जाता है तो चुपचाप दाह संस्कार करते हैं, ताकि लोगों को मालूम नहीं पड़े कि उनके गांव की जमीन में कोई दलित गाड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति जहां पर लोगों की हो, वो कैसे किसी माता की जय बोले और कैसे वंदे मातरम कहे और कैसे नमस्ते सदा वत्सले क्या गाए और क्यों गाए, मतलब जब इस जमीन में कोई जगह नहीं है आपके लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर जो उस समय कह रहे थे, तब से लगा करके आज तक जमीन का संघर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। 1955 में राजस्थान टेनेंसी एक्ट बना और उसकी वजह से कुछ जमीनें आई, लेकिन तब भी लोगों में यह था कि हम जमीन करेंगे तो फिर कौन उसका कर देगा, कौन टैक्स देगा, तो हम नहीं कर सकते हैं। उससे और आगे बात बढ़ी, इमरजेंसी के दरमियान लैंड सीलिंग एक्ट आया, जब राजाओं की प्रिवी पर्स बंद किया गया और जमीन की एक हदबंदी की गई, और उस दरमियान बड़े मात्रा में दलितों के नाम पर जमीनें आई, लेकिन जमीनें केवल कागजों में आई, क्योंकि जमीन पर कब्जा हमारे लोगों का होता उससे पहले ही सामंत जो लोग थे वो न्यायालयों में पहुंच गए और स्टे ले आए, और वो न्यायालय में नहीं भी पहुंचते तो हमारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के जमीन के लिए झगड़ सकते थे, क्योंकि जमीन पर अधिकार का मतलब होता है आपको मरने और मारने की तैयारी हो तब जमीन मिलती है। जमीन ऐसे कोई याचना करने से और ज्ञापन देने से और प्रार्थना करने से नहीं मिलती है। जो विषय है, मुझे लगता है कि इसमें साफ बात है कि अनुसूचित जातियों पर, अनुसूचित जाति की जितनी उपजातियों पे अत्याचार के हम मामले देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इनका सीधा संबंध कहीं न कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है। भू अधिकारों, भू स्वामित्व से जुड़े हुए मामले, ज़्यादातर भूमि के विवाद और भूमि की वजह से जो निर्भरता है वो दलित अत्याचारों का एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि आज भी जमीन आजीविका का बड़ा साधन इस देश में है, और केवल आजीविका से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, जमीन प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे यहाँ राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ पर लोग गाड़ियों के पीछे लिखाते हैं ठिकाना और उसके आगे गांव का नाम लिखाते हैं। तो बहुत सालों तक मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये कुछ ही गाड़ियों के पीछे ठिकाना क्यों लिखते हैं और हमारी लोगों के पीछे क्यों नहीं लिखते हैं। तो बाद में समझ में आया कि ज़्यादातर वो लोग जो जमींदार लोग हैं वो ये दर्शाते हैं कि हमारा ठोर ठिकाना है, और तुम जो भूमिहीन लोग हो, तुम्हारा कोई ठोर है, कोई ठिकाना है, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो ये समझने की बात है कि जो जमीन कहीं हमारी है उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और जमीन पर जब मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो गांधी जी को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, हमारी कोई मातृभूमि नहीं है। और वो क्यों?
क्योंकि जब कोई भूमि ही नहीं है इस देश में हमारे लिए, तो फिर क्या तो पुण्य भूमि होगी, क्या पितृभूमि होगी, और क्या मातृभूमि होगी, और कौन सी धर्म भूमि होगी। हमारी 1 इंच जमीन नहीं है। मैं जिस राजस्थान से आता हूँ वहाँ 32 नोमैडिक कम्युनिटियाँ हैं, और उसमें से 28 कम्युनिटी जो है वो अनुसूचित जाति में आती है। ज़्यादातर उन नोमैडिक दलित कम्युनिटियों के पास रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि वो नोमैड थे, इधर से उधर जाते थे, तो घर उन्होंने बसाए नहीं, तो आज भी वो तंबुओं में रहते हैं। व्यापार या कृषि करने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, और यहाँ तक कि जब वो मर जाते हैं तो मर जाने के बाद वो उनके दाह संस्कार या दफनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। आपको सैकड़ों गांव ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कुछ कम्युनिटियाँ, कालबेलिया जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, ऐसी कम्युनिटियों के लोग जिंदा और मुर्दा एक साथ रहते हैं। वो जो तंबू, वो जो पूरा डेरा लगा के रखते हैं, उसी के नीचे उनका मुर्दा भी गड़ा रहता है और उसी के ऊपर वो लोग रहते हैं। अगर वो सार्वजनिक ज़मीनों पे अपने मुर्दों को गाड़ दें तो लोग जेसीबी ला करके और लाशों को निकालते हैं, और जब भी उनके यहाँ कोई भी मर जाता है तो चुपचाप दाह संस्कार करते हैं, ताकि लोगों को मालूम नहीं पड़े कि उनके गांव की ज़मीन में कोई दलित गाड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पर लोगों की हो, वो कैसे किसी माता की जय बोले, और कैसे वंदे मातरम कहे, और कैसे नमस्ते सदा वत्सले क्या गाए और क्यों गाए, मतलब जब इस ज़मीन में कोई जगह नहीं है आपके लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो उस समय कह रहे थे, तब से लगा करके आज तक ज़मीन का संघर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। दुष्यंत कुमार ने एक पंक्ति कही, बहुत चीज़ें कही, लेकिन मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी लगती है। उन्होंने शायद अमी को टारगेट करके कहा होगा कि तुम्हारे पाँवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं, अफसोस ये कि तुमको यकीन नहीं। हमारी ज़मीन ही नहीं है। लोगों के तो पाँव के तले की ज़मीन खिसकती है, हमारे तो पाँव के तले ज़मीन ही नहीं है, तो हमें खिसके ही क्या, हम तो लटके हुए हैं किसी और जगह पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बात पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि ज़मीन क्यों नहीं है। ये जो 60% लोग इस देश में भूमिहीन हैं, वो कौन लोग हैं? और आप अगर उसमें और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 60% भूमिहीनों का 95% जो है वो अनुसूचित जातियों से आता है। हमारे लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है। ज़मीनें, जैसे मैं राजस्थान के उदाहरण से आपको बताऊं, तो राजस्थान में, राजस्थान बनने से पहले 22 बड़ी और 2 छोटी रियासतें थी, और जो राजपूत सामंत थे उनके पास सारी ज़मीन हुआ करती थी, और वो फिर जिन लोगों को ज़मीन देते थे उनको पट्टेदार, खड़मदार, बापीदार ऐसे कुछ कुछ नाम रखते थे, और उनको वो ज़मीन देते थे। वहाँ जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उस समय के जो अछूत लोग थे, हमारे जो पुरखे थे, वो केवल फूड फॉर वर्क करते थे उन ज़मीनों पर, यानी कि वो बंधुआ मजदूर थे और वो बेगारी करते थे। और इस बेगारी की प्रथा को वहाँ हाड़ी प्रथा कहते थे, और आधे राजस्थान में उसको सागड़ी प्रथा कहते थे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 7-7 पीढ़ियों से लोग एक ही परिवारों के यहाँ पर ये काम करते थे, उनके गोबर उठाते थे, उनके खेतों में काम करते थे। ज़मीन पे कुछ उनका लेना देना नहीं था। तो जब ज़मीन आज़ादी मिली और ज़मीनों के बंटने का सवाल आया, तो हमारे लोगों में ये समझ ही नहीं थी कि वो ज़मीन लेते, या वो साहस ही नहीं था, वो रिस्क उठाना जो था वो नहीं हुआ उनको। तो तब किन लोगों ने उठाया? मैं राजस्थान के उदाहरण से देखता हूं, तो वहाँ सर्वाधिक ज़मीन आज जो लैंड होल्डिंग है वो जाट कम्युनिटी के पास है। और वो जाट कम्युनिटी के पास कैसे आई? आपके यहाँ जैसे मराठा है वैसे हमारे यहाँ जाट हैं, वो कैसे आई उनके पास? तो उसका एक उदाहरण है कि उनके समुदाय में एक बलदेव राम मिर्धा नाम का एक व्यक्ति जोधपुर की राजा के वहाँ पर सेना में था, और उसे समझ में आया, पढ़ा लिखा इंसान था, उसे समझ में आया कि आज़ादी आएगी, आज़ादी आएगी तो ज़मीनें ठाकुरों से, ज़मींदारों से निकल करके और आम लोगों के बीच बटेगी। तो वो दिन भर नौकरी करता और रात को अपना घोड़ा लेकर के निकलता और जगह जगह पर जाकर के जाट बस्तियों में मीटिंग करता, और मीटिंग करके लोगों को समझाता है कि जितनी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हो उतनी ज़मीन पर कब्जा कर लेना, नज़र रखो कि कितनी ज़मीन तक तुम कब्जा कर सकते हो, क्योंकि ज़मीनें इनसे मुक्त होकर के तुम्हारे पास आने वाली है। और फिर जाटों ने उनके लिए गीत रचे। आज भी राजस्थान के लोक गीतों में ये गाया जाता है, बलदेव राजकुमार भौम या जाटा की, मतलब बलदेव राम जो है वो राजकुमार है जो तुम्हारे लिए
घोड़े पर बैठ करके आता है और तुमको समझाता है कि ये जो भूमि है भौम, ये भूमि जाटों की है। ऐसा कोई विजनरी आदमी हमारे बीच होता तो हो सकता है कि हमारे पास भी ज़मीनें होती, लेकिन उस दरमियान तो वो गलती हुई, ज़मीनें नहीं आई। 1955 में राजस्थान टेनेंसी एक्ट बना और उसकी वजह से कुछ ज़मीनें आई, लेकिन तब भी लोगों में ये था कि हम ज़मीन करेंगे तो फिर कौन उसका कर देगा, कौन टैक्स देगा, तो हम नहीं कर सकते हैं। उससे और आगे बात बढ़ी, इमरजेंसी के दरमियान लैंड सीलिंग एक्ट आया, जब राजाओं की प्रिवी पर्स बंद किया गया और ज़मीन की एक हदबंदी की गई, और उस दरमियान बड़े मात्रा में दलितों के नाम पर ज़मीनें आई, लेकिन ज़मीनें केवल कागज़ों में आई, क्योंकि ज़मीन पर कब्जा हमारे लोगों का होता उससे पहले ही सामंत जो लोग थे वो न्यायालयों में पहुंच गए और स्टे ले आए, और वो न्यायालय में नहीं भी पहुंचते तो हमारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के ज़मीन के लिए झगड़ सकते थे, क्योंकि ज़मीन पर अधिकार का मतलब होता है आपको मरने और मारने की तैयारी हो तब ज़मीन मिलती है। ज़मीन ऐसे कोई याचना करने से और ज्ञापन देने से और प्रार्थना करने से नहीं मिलती है, तो वो क्षमता हमारे लोगों में बनी ही नहीं। और उसके बाद का दौर जब आया तो वो और भी भयानक आया। पूरे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद के समय में जितनी ज़मीनें थी भी तो वो कॉलोनाइजर्स ले गए या कोई और तरीकों से ले गए, थोड़ा पैसा दे करके ले गए, जबकि तमाम तरह के कानून बने हुए हैं। वहाँ 42B एक राजस्थान टेनेंसी एक्ट का बना हुआ है कि दलित की ज़मीन केवल दलित लेगा, आदिवासी की ज़मीन केवल आदिवासी लेगा, लेकिन कई तरीके निकाले गए और उन तरीकों से ज़मीनें हड़पने की जो शुरुआत हुई वो आज तक जारी है। हालात ये हैं कि कागज़ों में बहुत दलितों के नाम पे ज़मीन है, आप हकीकत में अगर उसकी सोशल ऑडिट करें या फिजिकल वेरिफिकेशन करें तो आप पाएंगे कि ज़मीनें जो हैं वो हमारे लोगों के नाम पर नहीं है। तो जब ज़मीन नहीं होती है तो दिक्कत ये होती है कि आपको लोगों के खेतों में काम करना पड़ता है, आपको उन पर निर्भर रहना पड़ता है, आपको गाय बैल भैंस भी पालनी है तो उनका चारा भी उनसे लाना पड़ता है, और ये सारी निर्भरता तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार और शोषण का जन्मस्थली बन जाती है। क्योंकि हमारी महिलाएं जब उनके खेतों में काम करती है तो उनके तमाम यौन दुर्व्यवहार से लगा करके जो कुछ हो सकता है वो शोषण होता है। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती है, उनके साथ मारपीट होती है। और जहाँ भी ज़मीन मिली है और लोग अपना अधिकार लेना चाहते हैं वहाँ इतने बड़े लेवल पे नरसंहार हुए हैं। कुछ ही साल पहले डांगावास एक गांव था, वहाँ पर 5 दलितों को कुचल करके मार डाला गया एक बड़ी भीड़ ने, क्योंकि वो अपने ही नाम की कोर्ट द्वारा जीती हुई ज़मीन पर अपना अधिकार चाहते थे और वो वहाँ जा कर के कब्जा कर रहे थे। और इस बात को लेकर के पूरा गांव इकट्ठा हुआ और 400 लोगों ने हमला करके और 5 लोगों को मार डाला, 11 लोग घायल हुए। सीबीआई की जांच हुई, 40 लोग उसमें जेल में गए। लेकिन आज भी हालत ये है कि जब भी आप ज़मीन पे अधिकार की बात करो तो उसका मतलब होता है झगड़ा या फिर हाथ पांव तो टूटना या फिर मौत होना। हमने राजस्थान के एट्रोसिटी के आंकड़ों को एनालाइज किया और पिछले 10 साल के आंकड़े हमें ये कहते हैं कि 30% एट्रोसिटी तो सीधे सीधे तौर पर ज़मीन के मामलों को लेकर होती है और 20% और जो आगे की एट्रोसिटी है वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि 50% एट्रोसिटी ज़मीन के अधिकार और ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो अगर अत्याचार के उन्मूलन की किसी भी परियोजना को सफल होना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़मीन की चीज़ों पर ध्यान दें कि इनको कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़मीन को लेकर के और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेगी, क्योंकि ज़मीन जो जा रही है, लैंड होल्डिंग जो सारी गई है, वो जिन लोगों को हम रात दिन गाली दे रहे हैं, अगड़ों को, उनसे निकल कर के कथित पिछड़ों के पास गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये पिछड़े कम हैं, अत्याचार में सर्वाधिक अगड़े हैं और लठेत हैं, लठ लेकर के और सारी चीज़ें करते रहते हैं और सर्वाधिक एट्रोसिटी करते हैं। मैं जिस ज़िले में रहता हूं उस ज़िले के 3 साल के एट्रोसिटी के आंकड़ों को हमने जब विश्लेषण किया तो ये पाया हमने कि 90% एट्रोसिटी कमिटेड बाय ओबीसीज, और ओबीसी की भी उन जातियों द्वारा जो लैंड होल्डिंग करती है, जो लठेत जातियाँ हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम दिल्ली में बैठ करके या कहीं डायस पे बैठ करके दलित पिछड़ा एकता का नारा तो लगाएं, बहुजन समाज तो बनाएं, लेकिन जो रोज रोज पीट रहा है,
रोज रोज मार रहा है, रोज रोज आपकी ज़मीन छीन रहा है, आपकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है, उसको ये माने कि नहीं नहीं इसके पीछे तो ब्राह्मण का दिमाग है, ये तो बेचारा है, ये नहीं चलेगा, ये तो दोगलापन है। इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा सोचिए कि हम इस ढंग से ना करें और जो हकीकत है उस हकीकत को हम हकीकत की तरह ही देखें। तो मित्रों, खैर कहने के लिए बहुत बातें हैं, दोबारा फिर आकर के बात करेंगे, लेकिन मैं अनुरोध जरूर करूँगा कि यहाँ से ज़मीन के अधिकारों की एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमको सरकारों पर ये दबाव बनाना चाहिए कि वो ज़मीन खरीद करके हमारे लोगों को निःशुल्क आवंटन करें, क्योंकि हर कहीं आवंटित करेंगे उसका काम नहीं चलेगा। क्योंकि राजस्थान में ऐसी बहुत ज़मीनें आवंटित कर दी उन्होंने, नदी नाले जोहड़ तालाब की कर दी, और फिर दिक्कत ये हुई कि वो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, और डिसीजन ये आ गया कि 1947 में जैसे ज़मीनें थी उस हाल में वापस ज़मीनों को खाली किया जाए। और आज अगर उसको खाली करो तो लगभग आधे आधे शहर उजड़ जाते हैं और हमारे लगभग दलितों की तमाम बस्तियां उजड़ जाती है। जगमाल सिंह वर्सेज पंजाब का जो मामला है, वो जो चरागाह भूमियों वाला मामला है, अब तमाम हमारे जो लोग हैं वो मकान बना करके या छोटी मोटी जो कब्जा करके रह रहे हैं वो चरागाह भूमियों पर रह रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हैं उसमें मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर एक टास्क फोर्स अनुसूचित जाति स्वतंत्र संघ को बनाना चाहिए, और ज़मीन पर ख़ास तौर पर हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये माना कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए, पढ़े लिखे वर्ग के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो खेतिहर मजदूर थे, काश्तकार थे, उन पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाए, और कितना दे सकते थे, वो जितना दे सकते थे, उनका जीवन था उतना ही दिया। लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों को उस काम को पूरा करने का एक फैसला करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।